नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार बात होगी यूक्रेन की। जी हां, यूक्रेन में लगभग 2000 छात्र फंसे हुए हैं। कुछ तो आ गए हैं और जो अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और लगातार माता पिता जो है वो बेहद चिंतित हैं। हमने उन कुछ बच्चों से भी बात की, उनके माता पिता से भी बात की और आपके लिए यह खबर बनाई है। देखिए रिपोर्ट। तबाही की जो तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा कर दी है। यूक्रेन के लोगों ने आसमान से गिरती मिसाइलें कभी नहीं देखी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने की चाहत रखना ही इतना भारी पड़ जाएगा। और किसी ने सोचा नहीं था कि रूस की टेढ़ी नजर यूक्रेन का ये हश्र कर देगी। यूक्रेन में चौतरफा हमले हो रहे हैं, हवाई रास्तों से लेकर जमीनी बॉर्डर तक। हर तरफ से रूस यूक्रेन की घेरेबंदी में लगा है। बहरहाल भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को कैसे भारत वापस लाया जाए। इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इन कोशिशों के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के अभिभावक खासे परेशान हैं। अपने बच्चों की घर वापसी की वो सरकार से अपील कर रहे हैं और लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हैं कि कुछ सरकार में हेल्प करे, मदद करे, मतलब कुछ भी ऐसा वो रहे। आज हम इसीलिए मंत्री जी से मिलने आए हैं कि बच्चों को कुछ भी अपना वहाँ से जैसे भी हो सकते हैं रेस्क्यू कराएं। देश भर के करीब 18,000 लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं और हरियाणा के करीब 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं यूक्रेन की तबाही के बीच अपने वतन लौटने की उम्मीद पाले बैठे हैं। इस बीच अभिभावक भी उनसे लगातार संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का संपर्क हो पा रहा है तो कुछ अपने बच्चों से बात तक नहीं कर पा रहे। इस बीच रोहतक के रहने वाले दिनेश घिलोड़ ने भी सरकार से उनके बेटे को घर लाने की अपील की है। दिनेश के बेटे अनुवाक यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और दिनेश ने वीडियो कॉल के जरिए वहां के हालात बयान किए हैं। हाँ बेटा, उससे कहाँ घर पे है, कमरे पे, फ्लैट पे है, कहाँ है? फ्लैट पे ही है जी, तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो क्या अब नई वो क्या ये है, कोई हिदायत या कोई नोटिस, कोई किस प्रकार का? अभी तो बस यही बोला है कि भाई अपना सेफ्टी बनाए रखो और अंदर अंदर रहो जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आ जाता है लिफ्ट का, जब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारा एयर स्पेस बंद कर दिया है। ना कोई फ्लाइट आ सकती है, ना कोई जा सकती है। बंद हो गया? हाँ जी। सवेरे जो बच्चे गए थे, तुम बता रहे थे कोई किसकी फ्लाइट थी, वो वापस आए आज? हाँ जी, वो एयरपोर्ट पे शूटिंग हुई थी ना। अच्छा, तो फिर वो वहाँ से फिर जल्दी इवैक्यूएट करा, फिर वहाँ से हफड़ा थपड़ी में सारे बच्चे इधर उधर हुए, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी थी वो भी वापस भेज दी। खाली वापस गई है? हाँ, खाली वापस। तो अब आज कौन कौन से शहरों में ज्यादा दिक्कत हुई है? खार्किव और कीव में, डैनीप्रो भी, और एक डोनेट्स्क और लुगांस्क, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही खाली वो इवैक्यूएट करते, बिल्कुल शहर ही खाली करती है। तो अनुवाक ने यूक्रेन से एक वीडियो भी जारी कर वहां के हालात बताए हैं और सरकार से मदद की अपील की है। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। मेरा नाम अनुवाक चौधरी है, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं 2019 में यूक्रेन आया था, जफरोजिया शहर में MBBS करने के लिए, और पहले 3 साल बिल्कुल अच्छे से रहे कोविड को छोड़ के। पर फ़िलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पे 4 से 5 शहरों में बमबारी भी हो चुकी है, और जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बिल्कुल, उस पे फायरिंग हुई कल रात को बहुत तेज़। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द एयरलिफ्ट कराया जाए। अनुवाक की तरह ही हरियाणा के अलग अलग जिलों के सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं।
नूह के करीब 70 छात्र वहां फंसे हैं, जबकि फतेहाबाद के 25 युवा, टोहाना के 7 छात्र स्वदेश वापसी की राह देख रहे हैं। पूरे हरियाणा के करीब 2000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में जो असमंजस बना हुआ है और वह एक अनिश्चितता की जो स्थिति बनी है, उससे सब देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित है। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंट्रोल रूम इन दिल्ली आर 9111, ये तो दिल्ली का कोड हो गया, 230121113। इस बीच हरियाणा सरकार भी लगातार केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के दिल्ली में बनाए गए कंट्रोल रूम से हरियाणा सरकार संपर्क में है और हरियाणा के यूक्रेन में फंसे युवाओं के बारे में तमाम जानकारियां केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझा की जा रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस बीच अभिभावकों से संयम रखने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि बच्चों को घर वापस लाने की पूरी कोशिश है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी है। कल पहले दिन के हमले में करीब 127 लोगों की मौत की खबर है, जबकि आज हमले का दूसरा दिन है। ऐसे में दुनिया भर के देश अपने अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी यूक्रेन से जुड़ी तमाम अपडेट्स जारी रहेंगी। तो आपने देखा कि माता पिता किस कदर हैरान परेशान हैं और सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार लगातार इनके साथ संपर्क में बनी हुई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि सभी के सभी छात्र जो हैं वहाँ पर, ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई करने वहाँ पर जाते हैं, सभी को सकुशल समय रहते पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाए, स्वदेश लाया जाए। और इसमें लगातार सरकार जुटी हुई है, लगी हुई है। हरियाणा सरकार भी लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। इसी बीच हमने कुछ ऐसे छात्रों से भी बात की जो वापस लौट आए हैं और वापस आने के बाद उन्होंने वहाँ की परिस्थिति जो है वो हमारे सामने बयां की। देखिए। सौरभ, जिस तरह से यूक्रेन में स्थिति थी, तो आप लोगों को पहले अल्टीमेट नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नोटिस नहीं था। पहले तो ऐसा था कि कोई भी ऐसी सिचुएशन बनेगी उससे पहले आपको बता दिया जाएगा, पर नोटिस नहीं आया सरकार की तरफ से। पर आखिरी टाइम पे नोटिस आया, वो एक दिन पहले, उसमें कुछ नहीं हो सकता था। हमने उसी में भी टिकट की तैयारी की, जितने बच्चे निकल सकते थे निकले, फिर जो रह गया वो पीछे, अब वो वहाँ पे ही है। सौरभ, अब कहाँ थे? मैं विनित्या में था। अच्छा, वहाँ पे कितने बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं? इंडिया के तकरीबन 800 से 900 बच्चे हैं वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के। वहाँ पे शेल्टर्स में, बेसमेंट में यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे अभी भी वहाँ पे ही है। अभी उनसे बात हो रही है? किस तरह के हालात हैं? हाँ, वहाँ अभी बात हुई थी मेरी। वो बोल रहे थे कि अभी खबर तो आई है कि एम्बेसी वाले इवैक्यूएट करेंगे, पर अभी कुछ श्योरिटी नहीं है उस चीज़ की। तो अभी घर आप कब पहुँचे हो? मैं घर 24 को सुबह पहुँचा था 7 बजे। तो उससे पहले हालात काफ़ी ख़राब थे कि वैसे? काफ़ी चल रहे थे कि हो सकता है, ऐसे था, पर ऐसे नहीं था कि हो ही जाएगा वो। तो अल्टीमेट दे दिया गया था वहाँ के? हाँ, वहाँ पे था कि अब इंडिया लौट जाएं आप, इंडियन सिटीजन जितने भी थे, पर वो एक दिन में नहीं हो पाया था, फ्लाइट भी बहुत कम थी। अच्छा, आप जैसे हमला हुआ फिर आप घर पे पहुँच गए थे? हाँ, वहाँ पे मैं जस्ट दिल्ली उतरा ही था, तभी हमले की मेरे पास न्यूज़ आई कि हर जगह बॉम्ब। जिस एयरपोर्ट से मैं उड़ा था वहाँ पे भी मिसाइल गिरी थी। थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था उस दौरान? हाँ, डर तो था ही, और घर वालों भी बहुत परेशान थे, घर वाले भी, बहुत टेंशन का माहौल था। तो अभी घर आके थोड़ी राहत है? हाँ, राहत तो बहुत ही है, घर वाले भी बहुत खुश हैं। अच्छा,
अभी जिस तरह से वहाँ पे है तो आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित होगी। हाँ, अभी क्लास बंद हो गई हमारी, पता नहीं है कब तक बंद होंगी। ये ऑनलाइन ही चल रही थी। अभी भी कल भी एक क्लास थी, पर 4 क्लास लेनी थी कल, उसमें से भी एक क्लास हुई, आज एक भी नहीं थी। जी देखिए, वहाँ पे हालात अभी काफ़ी क्रिटिकल हो गए हैं कि बच्चों को देखते हुए बच्चों में बहुत ज़्यादा पैनिक बढ़ गया है अभी। सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल हो गई है कि बमबारी हो रही है, बच्चे वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि लोगों में ये हो कि बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए वहाँ से, यूक्रेन से अपनी कंट्री में। और गवर्नमेंट ने भी कुछ फ़्लाइट्स वगैरह जारी करी थी, पर उससे कुछ हल हुआ नहीं, क्योंकि 1-2 फ़्लाइट थी बस, वही फिर वो बैक हो गई थी इंडिया, तो बच्चे आ नहीं पाए उनमें। तो बच्चों को यही रिक्वेस्टेड है कि उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए यूक्रेन से। देखिए, दीपक सांगवान थे, ये परिवार वालों के साथ हैं। यहाँ पर जो इनके स्कूल टीचर हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भारत के हजारों छात्र आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार से अपील की जा रही है कि उनको घर वापसी के लिए उनके पुख्ता इंतजाम किए जाएं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आने वाले बजट सत्र की। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं 2 मार्च से होने वाले बजट सत्र से जुड़ी खबर का। जी हां, 2 मार्च से हरियाणा का विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार का जो बजट सत्र है वो थोड़ा लंबा होगा, 15 दिन या उससे भी ज्यादा की बात कही जा रही है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से फाइनल नहीं है, अभी तो मीटिंग होनी, उसके बाद ही तय होगा कि एग्जैक्टली कितने दिन का होगा। लेकिन इस बार विधानसभा के बजट सत्र में कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या कुछ इस बार नया किया जा रहा है या कुछ प्रयोगात्मक क्या कुछ हो रहा है? इन तमाम सवालों के साथ हम जा पहुंचे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास और पीटीसी न्यूज से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत बजट से पहले सिर्फ पीटीसी न्यूज पर। सर, जैसे 2 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बार का बजट सत्र भी जैसे आया हमारे पास कि लंबा होने वाला है, बीच में गैप भी होगा, तो पहले तो ये बताइए कि बजट सत्र को लेकर इस बार क्या कुछ नया आप प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि लगभग 2 वर्ष के पश्चात, कोविड काल के पश्चात, अब की बार जो कोविड काल से पहले जिस प्रकार से सत्र होता था, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता था, क्योंकि अब कोविड लगभग समाप्त हो गया है और सरकार की तरफ से भी जो हिदायतें हैं वो कोविड के नियमों के पालन के साथ हम इस बार कोविड ये जो सत्र है अपना विधानसभा का, वो 2 मार्च से करने जा रहे हैं। और अब की बार विजिटर्स भी अलाउ होंगे और जो स्पीकर्स गैलरी है, वीआईपी गेस्ट हैं, वो भी अलाउ होंगे। इसके हाँ, इसके साथ साथ जैसे मीडिया भी, अब पिछले 2 साल के अंदर मीडिया, क्योंकि हमने अलग स्थान के ऊपर व्यवस्था की थी, अब की बार मीडिया भी हम विधानसभा के अंदर अलाउ करेंगे। तो उस दृष्टि से 2 साल के बाद एक पुरानी रवायत के अनुसार ये सत्र होने जा रहा है। 2 मार्च को आदरणीय राज्यपाल जी का बजट के ऊपर अभिभाषण होगा और 3 दिन इसके ऊपर चर्चा रहेगी और उसके पश्चात जो टेंटेटिव कार्यक्रम सरकार की तरफ से आया उसके मुताबिक 7 मार्च को बजट जो है आदरणीय वित्त मंत्री, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो प्रस्तुत करेंगे। और अब की बार पहली बार एक नया प्रयोग हम जब करने जा रहे हैं कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा उसके अगले दिन से 4 दिन के लिए रिसेस पीरियड होगा। अच्छा। और उस रिसेस 7 तारीख के बाद, हाँ 7 तारीख बजट प्रस्तुत होने के बाद 4 दिन तक सभी विधायक बजट के ऊपर अलग अलग कमेटीज़ के अंदर बैठ करके जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके अंदर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कहीं किसी खाते में ज़्यादा व्यय करने की ज़रूरत है, दूसरे में कम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों के ऊपर सभी विधायक उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जब वो 4 दिन
प्लस सैटरडे संडे 6 दिन का अवकाश रहेगा। उसके पश्चात जब बजट सत्र दोबारा शुरू होगा तो बजट के ऊपर चर्चा शुरू होगी और इस बजट के ऊपर चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक इसके अंदर हिस्सा ले सकें, मेरा ये प्रयास रहेगा। तो उस दृष्टि से जो अभी सरकार की तरफ से कार्यक्रम आया है वो 22 मार्च तक ये बजट सत्र रहने वाला है। 2 से लेकर 20 दिन का, हाँ बीच में 4 दिन हाँ, लेकिन फाइनल जो इसकी डेट्स हैं वो हमारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जिसकी बैठक 28 तारीख को होने जा रही है। 28 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फाइनल जो है निर्णय करेगी कि जो 2 तारीख को बजट सत्र शुरू होने वाला है वो बजट सत्र कितनी देर तक चलेगा, क्या उसके अंदर कोई समय बढ़ाने की आवश्यकता है, और भी बढ़ाया जा सकता है एज पर द नीड ऑफ दी, जो वहाँ के जो विधायकों की बोलने की बात है या उनकी जो अपनी समस्याओं को लेकर के चर्चा करने की बात है। मेरा शुरू से ये मत रहा है कि विधायकों को फ्रूटफुल चर्चा के अंदर भाग लेना चाहिए और ये भी मेरा प्रयास है कि सभी विधायक इस चर्चा में भाग लें, क्योंकि हमारा जो ये जो हमारी विधानसभा है उसके अंदर लगभग 42 नए सदस्य हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, इसलिए सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले, ये मेरा प्रयास है। विधानसभा का जो नया भवन बनेगा या जो नई परियोजना सामने आ रही है उसको भी मंजूरी मिल गई, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए अभी मंजूरी की स्थिति तो ये है कि मैंने जो पंजाब के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं उनसे एक बैठक की थी और उसमें चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे। तो उस बैठक के अंदर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए कोई सूटेबल जगह जो है वो चिन्हित की जाए और उसके ऊपर कार्य शुरू हुआ है। कुछ साइट्स हमें बताई भी गई हैं और कुछ अन्य के बारे में अभी चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि इस हमारा जो हरियाणा सेक्रेटेरिएट है इसके नज़दीक कोई जगह जो है वो हरियाणा विधानसभा भवन के लिए मिल जाएगी और हम एक अच्छा विधानसभा भवन जिसके अंदर वो सारी चीज़ें जिसकी आज हमें कमी महसूस हो रही है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो विधानसभा भवन जो है उसका हम निर्माण करेंगे। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते बजट सत्र से जुड़ी ही तमाम प्रमुख अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।